नमस्कार, प्रणाम, आदाब मेरा दर्शक भाइयों, मेरा चैनल की सब्सक्राइबर। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फिल्म का जो कैमरा मैन है, मेरा एडिटर है, उनका स्टूडियो में रहा हूँ। आज मैंने जो फिल्म शूटिंग किया था, आपको बताया था कि मैं बहुत बड़े फिल्म शूटिंग कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाएगा। आज उनका एडिटिंग स्टूडियो में हूँ और सोचा कि यहीं से आपको मेरा वीडियो बना के समर्पित करना चाहता हूँ। बाय द वे, मेरे जो स्टूडियो है ये है तपन महांती, फॉन्डली कॉल्ड तपू भाई, जिनका साथ मेरा 20 साल का रिश्ता है, फिल्म लाइन का रिश्ता है। इनका स्टूडियो में उन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए। इसके लिए मैं उनके आभार व्यक्त करता हूँ। आज एक टॉपिक लूँगा, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर लूँगा। कुछ 10-20 दिन का जो घटनाक्रम है उसमें आप वापस जाइए। क्या हुआ नेपाल में, क्या हुआ इंग्लैंड में, क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है, क्या क्या सीरीज जुड़ रहे हैं, ये देखिए। नेपाल का बारे में बता रहा हूँ, जियो पॉलिटिक्स, नेपाल राउंड अप। मेरा वीडियो के एंड में थोड़ा बहुत इंडिया का जो बात मैं करूँगा। नेपाल में 48 आवर्स और 72 आवर्स तख्ता पलट हो गया। जो पॉलिटिकल लोग, जो इरेस्पेक्ट ऑफ द पार्टी जनरल, सबको भगा दिया गया है, अपराइजिंग। उसके बाद जेन जेड, जो यंग लड़के, जो 19 से 22, 25, 35 साल का जो लड़के लोग है ना, उन्होंने आंदोलन किया है। उन्होंने सारे पॉलिटिशियन, जितना पॉलिटिशियन है, नेता का, विपक्ष या जितना भी, सबको मार मार के भगाया। और एक प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो विपक्ष में थे, उनका बीवी को जिंदा जला दिया। हालांकि वो सुना है कि वो जिंदा है, बच गए हैं। एक्चुअली बर्न इंजरी से वो रिकवर कर रहे हैं। ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मैं अभी नेपाल का बात कर रहा हूँ, उसके बाद में इंग्लैंड, फ्रांस और उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका का बाद में आऊँगा। नेपाल में आप सोचिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, नेपाल कब से एक स्वाधीन राष्ट्र बन गया था। 1812 से एकमात्र हिंदू राष्ट्र था वो नेपाल। ब्रिटिश भी उसको कॉन्कर नहीं किया। उसके बाद जब भारत स्वाधीन हुआ, नेपाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बोला कि हम भारत से विलय कर लेंगे। लेकिन ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पर, मतलब बैकडोर एंट्री प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का कोई योग्यता नहीं है, वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बना नेहरू, उसने उसको मना कर दिया। बोला कि हम तो ऐसे भी गरीब राष्ट्र है और नेपाल को लेने से हमारा गरीबी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेपाल को मना किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं नेपाल का हिस्ट्री ये बता रहा हूँ। बाकी कैसा तख्ता पलट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, ये आप लोग टीवी में देख चुके हैं, पेपर में पढ़ चुके हैं। उसका ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। राजीव गांधी गए सोनिया गांधी को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर को दर्शन करने के लिए गए। राजीव गांधी को अलाउड हो गया, लेकिन सोनिया गांधी को उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज शी इज ए क्रिश्चियन, मना कर दिया। इन्होंने गए
राजा का पास, द लास्ट किंग ऑफ हिंदू किंग, लास्ट किंग नहीं, हिंदू किंग ऑफ द वर्ल्ड वाज किंग ज्ञानेंद्र। बट उस टाइम पर वीरेंद्र थे। उनका पास गए, बोले ऐसे ऐसे मेरा सोनिया जी देखना चाहते हैं, मंदिर विजिट करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर में जो पुजारी है वो आपका साउथ इंडिया से है, वो ट्रेडिशनल वंशगत तरीके से चल रहा है। अगर वो मना किए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। राजीव गांधी खुंदो खा के आ गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि टोटली नेपाल को ब्लॉकआउट लगा दिया। उन्होंने बोला कि नेपाल का जो राजा है मेरे को मेरा ये मैं तौहीन किया है, उसको मैं खत्म करूंगा। यहां से खेल शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने सीताराम येचुरी को भेज दिया, कम्युनिस्ट वाले को, कि वहां पर पब्लिक डिसेंट शुरू करे राजा का विरुद्ध में और कम्युनिज्म को कैसे फैलाया जाए। ये था उनका राजीव गांधी का। ब्लॉकआउट जब हुआ तो राजा का एगेंस्ट में काफी पब्लिक का जो आक्रोश निकला। उसके बाद काफी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो प्रचंड है, पुष्प कमांड दल जो उनका प्रचंड बोलते हैं, और जो केपी ओली जो भाग गया है, अगर 15 मिनट देरी किया होता तो उसको मार देते थे। वो भाग गया है, वो कम्युनिस्ट वाले हैं, वो प्योर कम्युनिस्ट है। और उनका जो है एक हिंदू वाला है और बाकी सारे कम्युनिस्ट पार्टी है। सीताराम येचुरी जाके वहाँ पर पैसा लेके, चाइना का फंडिंग लेके, उन्होंने वहाँ पर राजा का तख्ता पलट का प्लान लगाया है। उस टाइम पर नेपाल में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। दुखद घटना ये हुई है कि वहाँ पर जो बहुत पॉपुलर राजा थे, राजा वीरेंद्र, उनका फैमिली में उनका जो छोटा बच्चा है ना, छोटा लड़का था, उन्होंने क्या किया ना, सब फैमिली को मेंबर को मार के और खुद सुसाइड कर लिया। उसके बाद वीरेंद्र का जो बेटे हैं ज्ञानेंद्र, वीरेंद्र का भाई है ज्ञानेंद्र, उनको राजा बनाया गया है। और अभी भी नेपाल में राजा को वो सम्मान करते हैं और हिंदू परंपरा को वो ये करते हैं। तो लेकिन तब तक ये कहानी आगे बढ़ चुका था, पानी निकल चुका था। उसके बाद 17 साल का से पहले राजा का तख्ता पलट हुआ है। नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र से कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया। लेकिन 17 साल में 11 प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं, बनाए 11 प्राइम मिनिस्टर, 11 प्राइम मिनिस्टर हैव बीन चेंज। अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो सब लोग जो आए, जो कहता है ना नेपोकिट्स में जो आए, अपना बच्चे को, जैसे कि इंडिया में जो परिवारवाद होता है, जो मोदी जी कहते हैं ना परिवारवाद को खत्म करना है, ये परिवारवाद का खत्म जो है, नेपाल छोटा सा कंट्री है, उड़ीसा का साइज का है, उसको आसान है परिवारवाद खत्म करना है। ये जो अपराइजिंग हुआ है उसको परिवारवाद खत्म कर दिया गया है। ये सब भाग्य है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। सुशीला कर्की जो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने शपथ लेते ही मोदी जी मणिपुर से उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजे हैं। ये मोदी जी का बड़ा फैन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना पॉलिटिकल साइंस में डिग्री किया है और मजे की बात है कि शी वाज द टॉपर ऑफ दैट। उसके बाद उन्होंने लॉ भी इंडिया में किया है। उसके बाद नेपाल में जाके 2009 से पहले लॉ प्रैक्टिस किया है। 2009 में उन्होंने उनका एक हाई कोर्ट में जज बने और 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बने
और 2017 में उन्होंने रिटायर किया। रिटायर इसलिए मजबूर करना पड़ा क्योंकि उस टाइम पर जो कम्युनिस्ट का जो मैंने कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है, जो मतलब करप्शन का गवर्नमेंट है, उन्होंने उनका पर एक इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग डाल दिया था नेपाल का सदन में। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, रिजाइन कर दिया उनका टेन्योर खत्म होने से पहले। शी वॉज ए डाई हार्ड ऑनेस्ट पर्सन। उन्होंने नेपाल का एक रेवेन्यू मिनिस्टर को जेल में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था, इसके लिए खुंदक था। तो जब जेन जेट जो यंग जनता सड़क पर आ गए, जला दिए सब कुछ। जो हिल्टन होटल, मैं भी सोचा हिल्टन होटल इतना अच्छा होटल है, एक साल हुआ उसको क्यों जला दिए? क्योंकि हिल्टन होटल के जो पैसा लगा था ना, वो भी ये सारे जो करप्ट नेता लोग का पैसा वहां पर लगा था, सारे जला के राख कर दिए। तो सुशीला कार्की जी ने नेपाल का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का जो संभाला, उसके बाद उन्होंने पहला डिक्लेरेशन ये किया कि 6 महीना 6 मार्च 2026 को नेपाल का इलेक्शन होगा और मैं सत्ता में एक दिन भी नहीं रहूँगा, सबको हैंड ओवर कर दूंगा। उन्होंने बोला कि मैं बांग्लादेश वाला नहीं हूँ, बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी 1.5-2 साल से जो बड़ा बुढ़ा खुसर यूनुस बैठा हुआ है ना, वो नहीं छोड़ना चाहता है। माल मिल रहा है ना, माल मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? अमेरिका से मिल रहा है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन नेपाल में हमारा रोटी बोटी का रिश्ता है, तो इन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या क्या अनाउंस किया है, 72 पीपल हैव डाइड इन दिस वायलेंस। उसमें से 3 पुलिसकर्मी है, 10 कैदी है और बाकी सब जो यूथ छात्र है। उन्होंने उनको बोला ठीक है, हम कंपनसेशन देंगे, 10 लाख का कंपनसेशन सबको देंगे और सबका शहीद डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि 5 मार्च 2006 को जब एक नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो हम सत्ता छोड़ देंगे। हमको एक दिन में सत्ता में रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन एक्चुअली। शी इज हाई क्वालिफाइड एडवोकेट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। तो उन्होंने अपनी जो जज जन को बोला कि भाई गवर्नमेंट कैसा फॉर्म करेंगे, आप कैसा कैसा क्या ये करेंगे। उन्होंने बोला कि हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ये किए थे एक्चुअली, उन्होंने बोला कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप फ्रीडम है, आप चलाओ। तो उन्होंने सत्ता का जो शपथ लेने के बाद उन्होंने सविता भंडारी, एक वेरी सीनियर एडवोकेट इन नेपाल हाई कोर्ट, उनको उन्हें पहले अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट दिया है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट by signed by her. Then she appointed Kumar Gaising as the energy minister, then Om Prakash Ayal as the home minister, then Ramesh Khanwal as the finance minister. इतना अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है, उनको पूरा जज ने सपोर्ट किया है और उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं मोदी का भक्त हूँ, मोदी की लाइन से चलना चाहता हूँ। हमारा देश में करप्शन बिल्कुल नहीं होगा और परिवारवाद तो खत्म हो गया, नेपाल में हो गया, अब इंडिया में कब होगा ये देखने का बारी है। पब्लिक कब ये जेन जेट निकलेंगे। परिवारवाद इंडिया में खत्म होना चाहिए और ये होना चाहिए। और बाकी जैसे तो मैं छोटा सा एक चीज़ बोल देता हूँ, जो इंग्लैंड में अभी हो रहा है एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट, इन्होंने पहले खुला कर दिया, जो भी जाके इंग्लैंड में घुसते। फ्रांस का भी वही हाल है, फ्रांस में भी वही है, फ्रांस में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट चल रहा है। जो भी जाए बस जाए। इसका ये है कि हम लोग काम नहीं करना चाहते, हमको एक
फ्री में या कम पैसे में नौकर चाहिए, बांग्लादेश में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान में आते हैं, भाई हमारा घर में झाड़ू पोछा करो, उसको नागरिक बना दो। ये होता था प्रॉब्लम, ये है। अभी उनको समझ में आ गया। इंडिया जो अभी, इंडिया का मोदी क्या बोल रहे हैं, बोले कि हम जितना भी इलीगल इमिग्रेंट है उनको हम हटा के बाहर भेजेंगे, चुन चुन के उनको बाहर भेजेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इनको, मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं नहीं, जो भी आएंगे उनको रखो। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज करना तो कोई तनख्वाह कम होता है ना, उनको कोई फैसिलिटी कम होता है। जैसे कि बोलते हैं कि ठीक है आओ सब लोग रहो। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ पॉलिसी ऐसा है जो इंडिया के हित में, किसी का हित में नहीं है। कल अगर कोई जज निकला और सुप्रीम कोर्ट का ऊपर चढ़ाव कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बच नहीं पाएगा। इतना बुरा, इतना ये जजमेंट देता है, उन्हें गट्स नहीं है कि नेशनलिज्म का जो देश प्रेम, देश भाव का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। और कल सुप्रीम कोर्ट उसका रहा है जज को। और ये जो अपोजिशन वाले हैं, परिवारवाद पार्टी है, जिस दिन जज निकलेगा ना, पहले इनको टारगेट होगा। इंग्लैंड में बताया चल रहा है, इंग्लैंड जो गलती किया है वो फ्रांस जो गलती किया। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हो रहा है अभी, फ्रांस में ये कुछ लोग जो है ना, फ्रांस का प्रेसिडेंट है मैक्रोन का पास पावर है। उसका अभी 2 साल का सर्विस बचा हुआ है, 2 साल का बाद वो रिटायर कर सकता है, री इलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसका जो प्राइम मिनिस्टर स्टेबल नहीं है, उनका पार्टी वगैरह हमेशा फेल करता है। और प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं, वो इंटरनल रेवेन्यू कुछ देखते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर और जो ये डिफेंस वगैरह, वो प्रेसिडेंट का हाथ में पावर रहता है। ये मैक्रॉन जो है ना, ये मुस्लिम, फ्रांस में 80 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये उस पॉपुलेशन में वोट पाके वो बना हुआ। हालांकि इंडिया फ्रेंडली है, लेकिन अभी उसमें क्या ना, रिसेंटमेंट हो रहा है। उसमें क्या है ना, कोई कुछ बंदे जो है सुअर का जो सर काट के 6-7 जो मस्जिद का सामने डाल दिए हैं। 4 पेरिस में, सिटी में, और बाकी 3 इंटीरियर में डाल दिए। उसका ऊपर वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अभी मैक्रॉन अभी मुस्लिम को सपोर्ट करेगा क्योंकि उसका वोट बैंक है। ये उसका ऊपर फ्रांस का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये है। इंग्लैंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको बताया इलीगल इमिग्रेंट है उसका कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन भारत में हम जो कोशिश कर रहे हैं, इसको अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज और सुप्रीम कोर्ट सब लोग हेल्प नहीं करेंगे, कल हम भी फ्रांस इंग्लैंड की हालत में आ जाएंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश में क्या हुआ आपका होता है। यहीं पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा वीडियो कैप्टन स्वप्न मिश्र को आप हमेशा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ऐसे ही लाइक करके मुझे आपकी प्यार दीजिए।